नमस्कार, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आपकी होस्ट हिमांशी सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जी भारत की इस विशेष श्रृंखला में। इस बार की जो हमारी खास श्रृंखला है वो एमएसएमई कॉन्क्लेव की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मेरे सहयोगी हार्दिक को। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी। और आज चूंकि हम बात करने जा रहे हैं एमएसएमई पर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने की वैश्विक पटल पर बहुत बेहतरीन काम किया है, मगर उनके भी संघर्ष यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत एमएसएमई के तौर पर हुई है। हमारे साथ रमेश अग्रवाल जी सबसे पहले मौजूद हैं। रमेश जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। आपने भी कभी ना कभी किसी उद्योग को शुरू किया होगा सूक्ष्म तौर पर, फिर वो लघु बना होगा और लघु के बाद वो मध्यम उद्योग में आया और आज आप बड़े लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस संघर्ष यात्रा में कौन कौन आपके साथी रहे और कैसे आपने इस यात्रा को पूरा किया, सबसे पहले ये बताइए। आपने मेरे दिल की बात पूछ ली जी। इनफैक्ट हर व्यक्ति जो जब शुरुआत करता है अपना, जब स्कूल कॉलेज के अंदर, तो उसका एक सपना ही अकेला नहीं होता, मगर उसको एक मेरा सपना पूरा हो ये भी उसकी एक इच्छा होती है। गांव में रहने वाला व्यक्ति था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और वो यात्रा में याद करता हूँ कि परिवार के अंदर हम 7 भाई बहन थे। तो यदि पिताजी के पास कोई ज़्यादा आय का साधन था नहीं, मगर उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी तरह संभाल करी। अब एक चप्पल की जोड़ी जब आ जाती थी तो पिताजी के पास जितने साधन थे तो उसमें से हम 1 तारीख को मैं पहनता था, 2 तारीख को बहन पहनती थी, 3 तारीख को मैं पहनता था, 4 तारीख को बहन पहनती। तो मैंने भी पूरा महीना चप्पल पहन ली, बहन ने भी पूरा महीना चप्पल पहन ली। ऐसे एक यात्रा हमारी हुई। मन था शुरू में कि मैं किसी डिफेंस में भर्ती हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे को कॉमर्स की डिग्री मिल गई जी, मगर एक डिग्री मैं महसूस कर रहा था कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बनना होता है उसके पास 2 डिग्री होनी जरूरी है, एक्स्ट्रा। हाँ। 2 डिग्री। और मेरा शुरू से ही मन था कि नौकरी पाने वाला न बनूं, नौकरी देने वाला बनूं, मगर उसके लिए 2 डिग्री होनी जरूरी थी। और ये आप तब की बात कर रहे हैं जब शायद एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता विकास जैसे विषय होते भी नहीं थे। हाँ, 11वीं 12वीं के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। एक डिग्री मेरे को चाहिए थी, डिग्री होनेस्टी। एक डिग्री चाहिए थी, डिग्री डिसिप्लिन। एक डिग्री चाहिए थी, डिग्री मलकाना। मलकाना मतलब मालिक, ओनरशिप। पर तीनों डिग्री की कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिली। उसके बाद आखिर में किसी ने कहा कि ये डिग्री तो डिफेंस में मिलेगी। मेरा पागलपन लग गया कि मैं डिफेंस में भर्ती होऊंगा। आर्मी में पिताजी ने मना कर दिया था और एयरफोर्स में फिर पिताजी को मना लिया। मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ, 6 साल वहाँ काम किया और तीनों डिग्री लेकर आया। डिग्री होनेस्टी वहाँ से मिली, डिग्री डिसिप्लिन वहाँ से मिली और डिग्री मलकाना वहाँ से मिली। अब 3 डिग्री होने के बाद मैं लगी अब तो एयरफोर्स छोड़ दो, अब तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। और वो तीनों डिग्री लेने के बाद भारतीय वायुसेना छोड़ी और फिर छोटा सा एक काम शुरू किया, शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग का काम इसलिए किया कि मैं जब डिफेंस में था तो वहाँ देखता था कि जो पोस्टिंग होती है बड़ा पेनफुल है जी। कहाँ उधमपुर, श्रीनगर, कश्मीर से कहाँ आसाम जाना होता है तो वो बड़ा मुश्किल होता था। तो हमारे यहाँ सीखा जाता है कि मोर पेन मोर गेन जी। तो आप ऐसा व्यापार करो जिसमें मोर पेन हो, मोर गेन हो और उस व्यापार की लंबी लाइफ भी हो, क्योंकि जब तक रोटी कपड़ा मकान रहेगा, जब तक सर्विस का माहौल रहेगा पूरे भारत में, आज 100 साल बाद भी, आज भी, तो वो धंधा खत्म नहीं होने वाला। तो मैं सोचा एक लंबा लाइफ का धंधा है, चलो हमने ये एक शुरू किया और आज वो 1,61,000 शिफ्टिंग हम एक साल में करते हैं। बहुत शानदार, तालियां बजनी चाहिए इस बड़ी उपलब्धि के लिए। 2019 में वर्ल्ड के लार्जेस्ट मोर का खिताब हमारे को मिला है। अभय जी, आपका रुख करना चाहूंगा। आपके तो प्रोजेक्ट का ही नाम है ग्रीन ड्रीम भारत। आपकी जो पहल है पंखुड़ियां, जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्या है वो पहल? मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कैसे एमएसएमई को आपने इनकॉर्पोरेट किया। आपका क्या योगदान, पंखुड़ियां का क्या योगदान और ग्रीन ड्रीम भारत का क्या योगदान? ग्रीन ड्रीम भारत, जैसे आपने कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन करीब 2-2.5 साल पहले कॉन्सेप्चुलाइज करी गई थी, इसका उजागर हुआ था। और इसका जो सपना है वो यही है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को लेकर एक कॉन्शियसनेस अपने
इर्द गिर्द जो है वो जागरूक करें। और अभय जी, अगर आप माइक थोड़ा और ऊपर कर लेंगे तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा मधुर सुनाई हाँ जी, देगी। तो अभी ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो इसमें यह था कि हमें एनवायरनमेंट को लेकर आजकल वैसे भी बहुत कॉन्शियसनेस है, हम दिल्ली में बैठे हैं, जान सकते हैं कितना महत्व है आजकल एक अच्छे पर्यावरण का। तो एक सपना है कि एक लंबी दूरी हमें अभी तय करनी है, लेकिन किस तरीके से हम एक ऐसा भारत आगे जाके बनाएं जी, जिसमें कि ग्रीन शब्द पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहे। और अगर आप इसमें जो तीसरा शब्द है इस कंपनी में जिसका नाम है भारत जी, कहीं ना कहीं वो भी बहुत सोचा समझा है। ये ग्रीन ड्रीम इंडिया भी हो सकता था, लेकिन ये भारत है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग शहर में रहते हैं, अपनी तरीके की एक लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हमें किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं वो हमें अपने भारत से मिलेगा। तो शायद वो जेनेसिस है, वो बैकग्राउंड है कि क्यों इस संस्था का नाम ग्रीन ड्रीम भारत है। पंखुड़ियाँ उसकी एक पहल है, ये एक पहली चीज़ है जो हमने चालू करी है जी। और पंखुड़ियाँ के अंदर हम लोग जो मंदिरों में फूल हम लोग चढ़ाते हैं, हाँ, उनको एकत्रित करते हैं। ये संस्था प्रयागराज के एक गांव में आज की तारीख में स्थापित है। तो हम लोग प्रयागराज जो शहर है वहीं के मंदिरों से सारे के सारे फूलों को एकत्रित करते हैं। और गांव में इसको स्थापित करने का जो सपना है वो इसलिए है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको इसके माध्यम से एक रोज़गार भी मिलता है जी। और रोज़गार तो चलिए आज की बात है, लेकिन जो आपने दूसरा अपना प्रश्न पूछा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं। हाँ। देखिए, रोज़गार तो ये है कि हम सबकी अपनी अपनी एक सर्वाइवल नीड्स हैं जी। अगर हमको ज़िंदा रहना है तो 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, तो वहाँ से तो शुरुआत हुई है। लेकिन महिला सशक्तिकरण अपने में तब होता है जब वो महिला आज शायद कुछ नहीं जानती, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, उनके पास स्किल्स बहुत कम होती हैं, वो कुछ नहीं जानती, लेकिन किस तरीके से हम उनकी स्किलिंग करें, किस तरीके से उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि जो महिला इतना लंबा पल्लू काढ़ कर अपने घर से बाहर निकलती थी, वो पल्लू कब हटेगा, वो पल्लू हटने के बाद कब वो उन मशीनों पे काम कर सकें जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है तो मैंने खुद महसूस किया है पिछले 2 साल में जी। कि ना ही उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है, उनके गांव में जब आज उन महिलाओं को लोग देखते हैं तो रोज़ हमारे पास कई लोग आते हैं, कई नई महिलाएं आती हैं कि हमको भी इनके जैसा बनना है। तो जो वो 2 साल में हमने एक छोटी सी जर्नी कवर करी है वो मुझे प्रेरित करती है कि शायद हम सही राह पर हैं। योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो खादी बनाना, सिल्क वीविंग करना, कॉटन वीविंग करना, मेटल का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे जो वंचित और पीड़ित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनकी झोपड़ियों से निकलने वाले उत्पादों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पर बेचना, क्या आप मानते हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर का हमारे इंडिया की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/3 है, इट्स अराउंड 33%। अब मैं 2 एरियाज पे फोकस करना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं एज वेल एज एट द सेम टाइम जो शॉर्टकमिंग्स या चैलेंजेस जो मुझे दिखाई दे रही हैं। जी। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पेनिट्रेशन कितना ह्यूज है कि आज की डेट में ओवर 6500 आइटम्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इंडिया का जो एक ग्रेटेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, मैं ये देखता हूँ कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो अपने एंड पे उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो पॉसिबल इंसेंटिव्स हो सकते हैं वो देने की कोशिश की है जी। साथ के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी पूरा फोकस किया है, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी एरिया है अगर हमें एमएसएमई सेक्टर को टायर 2 और टायर 3 सिटी तक जाके पेनिट्रेट करना है। मेरा ये भी मानना है कि इस एरिया के अंदर जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो ये है कि जब तक हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो उतना आसानी से अचीव नहीं हो पाएंगे। खासकर अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इंडिया के अंदर
जीडीपी की ग्रोथ अगर ऑन अ $1 ट्रिलियन ईयर ऑन ईयर हमें एक्सपेक्ट करना है टू मेक इंडिया सुपर पावर, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब एरियाज़ के ऊपर फोकस करना गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज इंडस्ट्री का भी। एट द सेम टाइम जी, एक और एरिया जो मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जो एक इस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करेगा, वो है एक, देखिए एमएसएमई सेक्टर की जो लाइफलाइन है वो है क्रेडिट। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर उनको स्केल अप करना है अपना किसी भी काम को, तो उसमें उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलने में बहुत दिक्कत भी आती है, मुश्किल भी आती है, और इशू आता है कोलेटरल्स का जी। तो मेरा ये मानना है कि हमें खासकर बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है इनोवेटिव स्कीम्स को प्रमोट करना पड़ेगा, कि जिसमें आप जो है एक कोई भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो है उनके साथ पार्टनर बन रहे हैं, कि अगर किसी को कोलेटरल्स देने में मुश्किल है तो आप एक इस तरीके की फैसिलिटी कर सकते हैं कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, जब भी आप कोई फैसिलिटी दे रहे हैं किसी को, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ उनके साथ अटैच करें, जो एक एस्क्रो अकाउंट को रन करेगा। उससे आपका फंड्स पे भी कंट्रोल रहेगा, और जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक डर होता है कि कहीं फंड का डाइवर्जन ना हो, वो चीज़ भी अंडर चेक रहेगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संतोष कुमार जी, एडिटर जी भारत। तालियों से स्वागत करिए हमारे सभी खास मेहमानों का। हमारे अब सेकंड पैनल का टाइम शुरू होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि हम ये मानते हैं कि एमएसएमई वो सेक्टर है जो कम लागत पर बहुत ज़्यादा, जिसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी उसमें हम शामिल कर सकें। तो लोन लेने में क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, या इतने सालों में कुछ बदलाव आप देख पाए हैं एमएसएमई सेक्टर के लोन को लेकर? एमएसएमई सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा है। इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अबाउट 30% है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कंट्रीब्यूशन मोर देन 35% है। तो और अभी एज ऑन डेट आप कह सकते हैं अबाउट 11 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इट हैज़ बीन ग्रोइंग, ये ग्रो कर रहा है बहुत स्पीड से। और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है मार्केटिंग सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए, तो इसमें दिक्कतें कोई नहीं आती हैं। कोई देयर बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं और इतनी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किए हुए हैं, तो उसको बेसिक आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। उसके इतने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अगर दिक्कतें इतनी होती तो शायद ये फिगर्स नहीं सामने आती। बिल्कुल। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है टास्क फोर्स के। किन बदलावों को आप एक लिस्ट में कहूँ कि बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है
पहले के समय में, क्योंकि 17 साल का सफर है एमएसएमई का, और जहां से शुरुआत था अब तक हम देखें तो इसका प्रारूप बहुत बदल चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं एमएसएमई क्या है, इवन हमारे जो यूथ हैं उनको भी पता है कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या अभी भी इसमें आप और बदलाव की गुंजाइश देखते हैं कि जिससे और ज्यादा बेहतर हो सके ये सेक्टर, कुछ खामियों को देखते हुए? क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए, एमएसएमई यहाँ पे काफ़ी युवा लोग हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर आप इनिशिएटिव पिछले 11 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में उन्होंने बहुत फोकस किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो एमएसएमई है उसका बड़ा योगदान है। अगर हमारे देश में इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 15% है जीडीपी में, और जैसा अभी मनोज जी ने बताया कि लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, और हमारी सरकार का टारगेट था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% कर देंगे, 15 से बढ़ा के 25% कर देंगे, और जब एमएसएमई का उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन 30% से बढ़ा के 40% कर देंगे। तो आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए बड़ा स्कोप है। उसके लिए एक इकोसिस्टम सरकार ने तैयार किया है, चाहे उसको स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में देख लें, स्टैंड अप इकोसिस्टम के रूप में देख लें। हम अगले मेहमान के पास जाएंगे। पीयूष दोषी जी हमारे साथ हैं। पीयूष दोषी जी, एक सवाल बताइए कि अगर हम कम लागत पे कोई चीज़ तैयार करते हैं और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि उत्तम क्वालिटी उसकी हो, तो क्या ये मेरा सवाल गलत होगा कि जो जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्या हम उनसे कंपटीशन के बारे में सोचें, या आने वाले समय में आप इसकी गुंजाइश देख सकते हैं आने वाले भविष्य में कि हम मेक इन इंडिया से जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट सामने आया और बहुत से लोग जुड़े, गांव, पिछड़े, दलित, आदिवासी सब महिलाएं जुड़ रही हैं, क्या हम बड़े ब्रांड को भी कॉम्पीट कर पाएंगे? क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब लोगों का विश्वास एमएसएमई से भी बने प्रोडक्ट पर ज़्यादा होगा? देखिए, हमें एमएसएमई का जरूरी यह है कि एमएसएमई फले फूलें और रोजगार दें, राइट? तो हमें एमएसएमई के बारे में अपनी धारणा को सही रखना होगा। ट्रेन को देखते हैं तो आप ये नहीं कहते कि जो डब्बे हैं वो इंजन से कैसे compete कर सकते हैं। तो मैं बड़े उद्योग और छोटे उद्योग को एक दूसरे का पूरक समझता हूं, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं समझता। तो इस तरह से आप समझिए कि जब एक मारुति अपनी फैक्ट्री लगाती है तो उसके जो सारे पुर्जे हैं, छोटे गियर हैं, और फिर उसकी जो पैकेजिंग हुई, फिर उसका जो मतलब उससे भी नेक्स्ट लेवल का हुआ, वो सारे एमएसएमई हैं। तो अगर वो मारुति नहीं होगी तो एक छोटे उद्योग के लिए बहुत मुश्किल है कि कार बना के बेच ले। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोटा उद्योगपति अगर जब वो छोटा है तो वो कार नहीं बना सकता, उसको कोई नहीं रोक रहा कि जब वो बड़ा हो जाए तो वो कार में भी इन्वेस्ट करे, रुक। पर हमें दोनों को एक दूसरे का पूरक देखना होगा। हमें ऐसा नहीं है कि अगर बड़ी कंपनी आ रही है तो वो छोटे को खा जाएगी। जब बड़ी कंपनी आएगी, आज अगर एप्पल इंडिया में इन्वेस्ट करती है, फॉक्सकॉन करती है, वो अपने साथ 300 सप्लायर लाना चाह रही है, उन 300 सप्लायर के 3000 सप्लायर होंगे, वो सारे एमएसएमई होंगे। अगर बड़ी कंपनी नहीं होगी तो वो छोटी कंपनियों को बेचने का मार्केट आसानी से नहीं मिलेगा। तो हम अगर उस तरह से देखें तो बड़ी और छोटी कंपनियां साथ में रहकर चल सकती हैं। एक पॉइंट और कहूंगा, छोटी कंपनियों को बड़ा मार्केट कैसे मिले, पहले बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब आसान हो गया है ई कॉमर्स की। बड़ी छोटी कंपनियां अमेरिका में जाके नहीं बेच सकती थी, वहां पर अपना ऑफिस नहीं खोल सकती थी, लेकिन आज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू ये पॉसिबल हुआ। आज अमेजॉन पे 40,000 एसएमईज अकेले अमेजॉन पर $5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बारे में सरकार ने ऑलरेडी एक्चुअली इस बजट में अनाउंस भी किया था, ई कॉमर्स हब बनाए जाएंगे। मैं सोचता हूं कि कुछ और पॉलिसी उसमें सरल करने की जरूरत है, जैसे कई सारे फेमा रेगुलेशन ने, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, वो छोटी कंपनियां उस तरह के सीएस वगैरह को रख के नहीं पूरा कर पा रही हैं। अगर हम वो उन जैसे कह दें कि मान लो इतने तक के टर्नओवर में आपको ये सब कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक तरह से जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हम सुविधाएं देते हैं, तो ऐसे उनकी अगर हम कंप्लायंस कर दें तो ये छोटी कंपनियों को बहुत बड़ा वर्ल्ड मार्केट मिलेगा और ये उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं 2 पॉइंट अभी कहना चाहूँगा। बिल्कुल। जगदीश मित्रा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं टेक महिंद्रा के, उनसे हम बात करेंगे। माइक ऑन है आपका सर। मेरा सवाल ये कि ये कहा जाता है बड़ा उद्योग बड़ा जोखिम, छोटा उद्योग कम जोखिम, लेकिन जोखिम और साहस तो बहुत की फैक्टर हम कहते हैं किसी भी उद्योग को लगाने से पहले। अपने अनुभव के आधार पर और क्या आप सलाह देना चाहेंगे जो भी एमएसएमई सेक्टर में आगे इनिशिएट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्या होना चाहिए? पहले तो धन्यवाद आप सबका कि
ये मौका दिया आपने बात करने का। हाँ, मेरे पास एक अनोखा अनुभव है, जो कि मैं 30 साल से एक बड़ी कंपनी में काम किया हूँ, टेक महिंद्रा, और अभी कुछ 5-6 महीने पहले मैंने वो कंपनी छोड़ के एक अपनी नई कंपनी शुरू की। सो बड़ी कंपनी का थोड़ा काफ़ी अनुभव है, छोटी कंपनी का तो अभी शुरू किया है। मेरे ख्याल से आई थिंक रिस्क जो है वो दोनों बिजनेसेस में होता है, और हर तरीके के बिजनेस का रिस्क और उसके अगेंस्ट जो गेन होता है वो मोर और लेस प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जैसे सर ने कहा पहले कि आप जो सीखते हैं बड़ी कंपनी से, वो सीखते हैं उनके प्रोसेस, उनके स्ट्रक्चर, उनके वे ऑफ स्केलिंग थिंग्स, मतलब एक छोटी चीज़ को कैसे बड़ा कर सकते हैं नए आप ये कह सकते हैं जो पुराना अनुभव था आपका टेक महिंद्रा का, बहुत कम आया ह्यूमनाइज टेक आपने जब काम किया। मनोज जी हमारे साथ हैं, जो खासतौर से एमएसएमई हम ये कहेंगे भी कि वो वंचित, शोषित, पीड़ित जो वर्ग है उनके उत्थान के लिए एक कह सकते हैं हम कि बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा माध्यम है। क्या और कोई सलाह है आपके लिए कि जिससे और ज़्यादा लोगों की भागीदारी आ सके? प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए जॉब सीकर, एवरीबडी शुड बिकम ए जॉब प्रोवाइडर। सो इन दैट बैकग्राउंड गवर्नमेंट के देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस who are working, and it will be, there are so many youth sitting here. जैसे आप लोन की आप बात कर रहे थे, तो लोन के लिए एक गवर्नमेंट का PSU है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उनका मोर देन 20 बैंक्स के साथ टाई अप है, वेयर दे फैसिलिटेट एनी एंटरप्रेन्योर एंड इन यूथ इन गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द बैंक विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस। तो द यूथ कोई भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे कैन अप्रोच दी नियरेस्ट NSIC ऑफिस, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प मिलेगी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पिछले वर्ग के और बिल्कुल लास्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी के लोग जो हैं उनके लिए कैसे, व्हाट इज हैपनिंग देयर, तो जो लास्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी है दैट इज द रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में एवरी सिटी हैज सम क्राफ्ट, कोई वहाँ पे आर्टिजन्स हैं, वहाँ पे वीवर्स हैं, देयर आर सो मेनी आर्ट एंड क्राफ्ट जिसके लिए इंडिया फेमस है। तो उसके लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए एक सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, उसमें जो भी आर्टिजन एंड वीवर्स हैं कंट्री में वो अपना प्रोडक्ट बनाएं और उसका मार्केटिंग ये गवर्नमेंट एजेंसी करेगी। इट इज़ अ गवर्नमेंट PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, दैट इज़ ऑल्सो विदाउट एनी चार्ज, दे डोंट टेक एनी फीस। आप अपना प्रोडक्ट बनाइए और उसकी आप कॉस्ट बताइए, जिस कॉस्ट पे आप बताएंगे उसी कॉस्ट पे वो मार्केटिंग होती है उसकी। इसके और मार्केटिंग आउटलेट्स हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, and they are in the mode of expansion. They are opening outlets in other cities also. So ये जो every city has own craft. तो जो last section of the society है, there is an opportunity for everybody in the present scenario of things. तो अभी तो all the stage is all set. अभी the entrepreneur and the youth, they have to come forward and avail the इकोसिस्टम which the government has created. सौरभ जी, मेरा सवाल ये है, दो चीजें तो होनी चाहिए कोई भी उद्योग लगाने से पहले, कि एक तो आपके अंदर जोखिम सहने की क्षमता होनी चाहिए, एक साहस आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप तैयार रहें कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए। और क्या कुछ सलाह होगी हमारे यूथ के लिए, आपके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले माहौल होना चाहिए। जोखिम से पहले भी माहौल आता है, और माहौल बनता है सरकार के योगदान से, आप लोगों की जोखिम सहने की क्षमता से। यदि इंडस्ट्री का माहौल देश के अंदर नहीं होगा तो आप कितना भी रिस्क उठा लीजिए, उसका परिणाम पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। आज हमारी सरकारें, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हो, चाहे अपनी सेंट्रल की सरकार हो, इंडस्ट्री को लेके बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव माहौल देश में बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में मेरी इंडस्ट्री है उत्तम फर्नीचर। हम देखते हैं कि जैसे सरकार ने एक स्कीम लाई है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये इतनी कारगर स्कीम है कि आज सपोज करो किसी ज़िले में, जैसे मान लो भदोही में कोई आदमी, कोई कारीगर बैठा है, तो उसको क्या चाहिए अपना कालीन बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सब कुछ उसे वहाँ मिल रहा है। उसके बाद भी यदि इंडस्ट्री नहीं लगेगी या नया यूथ रिस्क नहीं लेगा तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। आज भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 MSME से आता है। MSME जितना विकास करेगी उतना ही देश सशक्त बनेगा, उतना ही शक्तिशाली बनेगा।
बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान की, हर एक वर्ग की भागीदारी इसमें शामिल होगी। अभय जी, मैं आपसे सिर्फ संदेश लेना चाहूंगी कि पंखुड़ियां की आपने स्थापना की, ये पूरा सफर रहा होगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मैसेज होगा उनके लिए? देखिए, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक पैशन छुपा होता है। मैंने पंखुड़ियां चालू किया करीब 20 साल कॉरपोरेट में जॉब करने के बाद। बहुत कुछ सीखा और आज शायद वो जो सीखा वो पंखुड़ियां में भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। लेकिन एक अधूरापन था, अपने आप से एक सवाल था, हमेशा से था, उस 20 साल में था, आज भी है, कि हम क्यों आए हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं। वो आपकी कॉलिंग होती है। जिस दिन मुझे लगा कि मेरी कॉलिंग पंखुड़ियाँ जैसी किसी चीज़ को बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में है, उस दिन मैंने पंखुड़ियाँ की स्थापना करी और वहाँ से जर्नी एक चालू हुई। तो मेरी सोच बड़ी सिंपल है। हर एक चीज़ जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उसका स्टार्ट होता है आपके अपने एक पैशन से, जो बहुत ही डीप रूटेड है, आपके अंदर कहीं छुपा हुआ है। और उस पैशन को ही अपना आधार बनाइए, वही आपका नॉर्थ स्टार है जिससे कि आप आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारत की बात का जो कॉन्क्लेव है ये यहीं पे समाप्त होता है।